अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम की पाकिस्तान T20 टीम में वापसी हो सकती है और रीज़न ये है कि फ़खर जमान फिट नहीं है और खुदा न खास्ता उनकी फिटनेस का आलम ये भी है कि वो एशिया कप भी खुदा न खास्ता मिस कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यानी ट्राई नेशन सीरीज़ है उससे पहले, एशिया कप से पहले, तो एक किसी खिलाड़ी की एंट्री तो हो सकती है, तो बाबर आजम क्यों नहीं हो सकते? ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सिर्फ माइक हैसन देंगे, यानी उनका ग्रीन सिग्नल ही बाबर आजम को टीम में लाएगा। और सिलेक्शन कमेटी के एज इस मामले में, खाली बाबर आजम के मामले में एक सजेशन हो सकती है, बट फाइनल डिसीजन इज माइक हैसन्स डिसीजन। लेकिन ये डिपेंड करेगा बाबर आजम की फॉर्म जो वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो दिखा पाएंगे। ये पूरे का पूरा जिसे बोलते हैं ना खुलासा ये है। बट क्या बाबर आजम की T20 टीम में जगह बनती है या उनको होना चाहिए या 15 के स्क्वाड में भी होना चाहिए? मैंने बहुत बार बात की है कि आई डोंट नो बाबर आजम को किसी और खिलाड़ी के साथ लाकर क्यों खड़ा कर देते हैं कि ये नहीं है तो फिर टीम में ले लें। मेरा ये मानना है कि बाबर आजम की वैसे भी बाबर रिजवान में से किसी एक की वैसे ही पाकिस्तान T20 में जगह बनती है। ये दो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान में ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा T20 रन किए। ऑफकोर्स स्ट्राइक रेट 130 से नीचे था इनका। मोहम्मद रिजवान ने 3229 यानी 3229 रन, जबकि बाबर आजम ने 2752 रन बना रखे हैं। अब चूंकि बाबर आजम का जिक्र हो रहा है इसलिए मैं बाबर आजम के 2024 से लेकर अब तक जो जो बाबर आजम खेले हैं उनके स्टैट में बता देता हूं। मगर एक बात मैंने उस वक्त भी की थी, मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे क्यों सलमान आगा एक अच्छे कैप्टन लगे हैं। उनकी वजह यह है कि लास्ट मैच में बहुत से लोगों ने शायद तनकीद की हो कि वो अपने आप को छुपा रहे हैं, वो उनकी जगह नहीं बनती इसलिए वो बैटिंग नहीं कर रहे, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने शिफ्ट किया। और यही चीज़ आप बाबर आजम के ऊपर भी लाके उनको परमानेंट पाकिस्तान T20 टीम में रखकर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला, जहां पे डाइसी पिच होगी आप बाबर आजम को के अलावा अपने प्लेइंग 11 नहीं बना सकते। वहां पे आपको टेक्निकली साउंड प्लेयर चाहिए। जहां पाटा विकेट है, जहां पे आपको लगता है कि 200 से ऊपर रन बन सकते हैं, वहां पे आपको अगर लगता है कि बाबर आजम की जगह कोई और हो सकता है, लेट्स अज्यूम कि अगर फ़खर जमान फिट भी हो जाते हैं तब भी आप बाबर आजम को टीम में रख सकते हैं कंडीशनली कि जहां पे डाइसी पिच हो वहां बाबर इन होते, जहां पे ना हो ऑफकोर्स फिर फ़खर जमान तो हैं आपके साथ स्क्वाड के अंदर। वैसे जहां पे डाइसी हो वहां फ़खर जमान भी अच्छा ही खेल लेंगे, बट किसी और को निकाल के बाबर आजम इन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और आप देखिए, कप्तान अगर नीचे रह सकता है, जो कि 1 डाउन खेलते थे, बाद में 2 डाउन आए, 3 डाउन आए, एक पोजीशन ऐसी भी उनको लगा कि नहीं, खुशदिल भी मेरे से अच्छी स्लॉ कर सकता है क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक और इंटरनेशनली सलमान से बेहतर है, तो वो उन्होंने खुद को नीचे शिफ्ट कर लिया। ये कप्तान चाहिए होता है जिसको बोलते हैं ना सेल्फलेस कैप्टनसी। वो पाकिस्तान की नीड थी जो सलमान आगा ने पूरी की। आपको लगता होगा मतलब वो क्वालिटी वाइज शायद उस पैरामीटर पे पूरा ना उतरते हो, बट एज ए कैप्टन वो टीम के लिए इस हद तक सोच सकते हैं, तो हमें ये कप्तान चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों को मतलब शायद सलमान आगा बेहतर ना लगते हो T20 पर, क्योंकि हमें लंबे छक्के, मेरा ये मानना है जहाँ पे आपको क्लीन हिटिंग भी चाहिए होगी ना, वो सलमान आगा पूरा करेगा, बुरा नहीं है वो। बट आपको चाहिए कि आते ही छक्के चौके शुरू हो जाए, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलते हैं। आपने न्यूजीलैंड सीरीज देखी जिसमें उनकी पहली थी, उसमें आप देख लें पाकिस्तान हारा ज़रूर मगर टफ कंडीशन में सलमान आगा बहुत अच्छा खेले हैं। इवन बांग्लादेश में भी या कहीं पे भी टफ सिचुएशन आती है, टेक्निकली वो बहुत साउंड प्लेयर है, 10-11-100 हैं उनके, तो डोमेस्टिक में। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर बात करना गलत होगा। वो इतना डेयरिंग कैप्टन है कि वो अपनी जगह भी छोड़ रहा है, तो मतलब हमें वेलकम कहना चाहिए उनको। बट बाबर या रिजवान में से किसी एक की हमेशा जरूरत रही है। वो फिर आप कहेंगे वही एग्जैक्टली वही हुआ, फर्ज कि अगर बाबर या रिजवान कोई एक भी टीम में आ जाता है, वही फिर बाबर रिजवान की जो स्ट्राइक रेट थी वो उस प्लेयर की यानी बाबर या रिजवान में से किसी एक की और सलमान आगा की बन जाएगी। फिर क्या फ़र्क है? बट मुझे लगता है कि सलमान आगा अपने आप को मोल्ड करें, वो ऑलराउंडर हैं। वो बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी बेहतर है, और मुझे लगता है कि नीचे आके स्ट्राइक रेट उनका नीचे से स्लॉगिंग वो अच्छी कर सकते हैं, रिजवान भी अच्छी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बाबर रिजवान में से किसी एक की जगह ज़रूर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिजवान को लेते हैं कहीं पे डाइसी पिच पे, हम सब जानते हैं अच्छी पिच के ऊपर हारिस बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और उनको टीम में रखना है। बट अगर जहाँ पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हुई वहाँ पे हारिस का स्ट्रगल नजर आता है। वो चाहे हमने बांग्लादेश में देखा, वो हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा। अगरचे अपने घर के अंदर मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज थे, जो 3 मैचेस हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, ज़बरदस्त वो खेले हैं। तो पार्टी पिच के ऊपर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, थोड़ी सी टर्निंग ट्रैक के ऊपर वो फंस रहे हैं। उसमें अब अगर रिजवान को और उनको ऑप्शनल के तौर पे रखेंगे, ये दुनिया भर में होता है। हम शायद समझते हैं कि एक सीनियर प्लेयर उनको लाजमी खिलाना है, वो गलत है। जहाँ पे फंस रही हैं, आपको लगता है कि ये बैट्समैन स्ट्रगल कर सकता है, वहाँ पे आप किसी और दूसरे को चांस दे सकते हैं। अगर हम इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आ सकते हैं
तो मुझे लगता है बाबर रिजवान में से कोई एक हो सकता है। अब मैं आपको बाबर आजम का बता देता हूँ। 2024 स्टार्ट में अब एक्चुअली में 4 सीरीज हो गई, बाबर रिजवान दोनों टीम में नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू न्यूजीलैंड, देन बांग्लादेश ने पाकिस्तान में खेला, फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में खेला, फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में खेला। इन 4 में बाबर रिजवान के बगैर हम खेले हैं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ 2024, जब शहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने गया, 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से हम हारे थे। मगर वो बाबर आजम का बहुत ज़बरदस्त टाइम पीरियड था। मैं हैरान हूँ, उसके बाद बाबर आजम के ऊपर ये बहस नहीं बनती थी, बट लोगों ने की। बहुत ज़बरदस्त वो सीरीज़ गई थी बाबर आजम के लिए। मैंने चूंकि वो खुद कवर की थी और उनकी पोजीशन से हटके उन्होंने बैटिंग की थी, सुपर था। मुझे कोई पूछे बाबर आजम का T20 में ओवरऑल सबसे अच्छा टाइम पीरियड कौन सा, मैं कहूँगा वो सीरीज़ है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन पे बैटिंग नहीं कर रहे थे। स्ट्राइक रेट उनका 142 का था, एवरेज उनकी 42 की थी, और 3 फिफ्टियाँ की। 5 मैचेस में 213 रन थे। मुनासिब था, बहुत अच्छा था टफ कंडीशन पे, तो मेरा ख्याल में वो ठीक था। फिर BPL खेलने गए, जो 2024 BPL की बात कर रहा हूँ। 6 मैचेस में 251 यानी 251 रन किए थे, हाईएस्ट 62 था, एवरेज 50 की थी, स्ट्राइक रेट 114 की थी। स्ट्राइक रेट गैर मुनासिब थी, बट BPL में बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं कि आपको अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं मिलती। जैसे अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में खेली हैं, तो आपको पता है कैसी पिचेस थी वहाँ पे। वैसे BPL में थोड़ी डिफरेंट होती हैं, रन बनते हैं वहाँ पे, बट ये 2024 का मैं बता रहा हूँ आपको। PSL 2024 में 11 मैचेस में 569 रन थे, 100 था, एवरेज 56 की थी, स्ट्राइक रेट 142 का था। मतलब 142 ही हम मांग करते हैं। जैसे अभी कितनी ज़बरदस्त इनिंग खेली है सबज़र फरहान ने, उनका 140 के लगभग स्ट्राइक रेट है, इवन के लेस देन 140 है साइम का। ऑफकोर्स वो इंटरनेशनल है, ये PSL की मैं बात कर रहा हूँ। फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई, 4 मैचेस में 125 रन किए, एवरेज 31 की थी, 138 का स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का, और 150 थी। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस खेले थे, 132 रन थे, 44 की एवरेज थी, 148 का स्ट्राइक रेट था, और 250 थी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड में खेली, ये बाबर आजम की बुरी रही, क्योंकि कुछ मैच तो वैसे बारिश के नज़र हो गया। 2 मैच खेले गए, 68 रन थे बाबर आजम के, 34 की एवरेज थी, 141 का स्ट्राइक रेट था। T20 वर्ल्ड कप में जहां तक पाकिस्तान खेला, वो अमेरिका में खेला था, वो लो स्कोरिंग मैचेस थे। वहां पर 4 मैचेस में 122 रन थे, एवरेज 40 की थी, स्ट्राइक रेट 101 का था। ये बहुत बुरा था। बट मैं आपको पहले बता दूं, अमेरिका लेग तक जितने मैचेस खेले गए थे, आप बॉलर्स की इकॉनमी उठा के देख लें, 4 से भी कम की है। तकरीबन 10-12 बॉलर आपको ऐसे मिल जाएंगे। मतलब हमारे इमाद वसीम और आप मोहम्मद आमिर की इकॉनमी उठा के देख लें, आपको ऑलमोस्ट 4 की नज़र आएगी वहाँ पर। तो वहाँ पे बॉलर को रन नहीं हुए थे, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। आपको पता है 119 जो हम चेस नहीं कर पाए इंडिया के खिलाफ, वो हाईएस्ट था उस पिच के ऊपर। ये है पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया। हम ऑस्ट्रेलिया में 3 T20 मैच खेले, 47 रन थे बाबर आजम के, 15 की एवरेज थी, 142 का स्ट्राइक रेट था। साउथ अफ्रीका में 2 मैच खेले, 31 रन किए, एवरेज 15 की, स्ट्राइक रेट 129 का। ये टूर बुरे रहे बाबर आजम के, ऑस्ट्रेलिया वाला भी, इंग्लैंड वाला भी, और साउथ अफ्रीका वाला भी। नेशनल T20 में उन्होंने 1 मैच खेला, 22 रन थे। उसके बाद PSL 2025, ये उनके करियर का वर्स्ट PSL था बाबर आजम का। उससे पहले शानदार रहा, सब चीज़ें ठीक रही, मगर ये PSL उनका बुरा था। 10 मैचेस में महज 288 रन थे, एवरेज 36 की थी, स्ट्राइक रेट 128 का था, 350 थी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बाबर आजम का T20 में, मतलब उनके स्टैट देखना या उनकी चीज़ें देखना या एक आधी सीरीज़ को देखना, शायद नाइंसाफ़ी है उनके साथ। और जिस किस्म के टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, एटलीस्ट पाकिस्तानी प्रॉस्पेक्ट में देखें तो सबसे साउंड प्लेयर वो माने जाते हैं। उनके ऊपर उनके स्टैट दिखाना या उनकी इस तरह की मतलब कुछ चीज़ों को लेके डिस्कस करना शायद थोड़ा गलत होगा। बट ये बाबर आजम के साथ मुझे लगता है कि ये चीज़ रहेगी कि माइक हैसन अगर उनको T20 टीम में लेके आते हैं, तो वो लाजमी नहीं है कि बाबर आजम आप लाजमी उनको प्लेइंग 11 में रखें। बट जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बाबर आजम की ज़रूरत है, वैसे तो मैं इस चीज़ को, थ्योरी को भी नहीं मानता कि पार्टी विकेट पे बाबर के लिए कोई स्लॉगर खिला लें। मुझे लगता है कि जब 200 से ऊपर रन भी थे, तब भी बाबर रिजवान ने चेस किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन पिचेस के ऊपर वो अच्छी बैटिंग नहीं, जो बंदा डाइसी पिच पे अच्छी बैटिंग कर लेता है, तो वो पाटा विकेट पे उस पर भी हक बनता है कि उसको बैटिंग का मौका मिले। तो ये मेरा ख्याल है दोस्तों। बट 100% फ़खर ज़मान होते हैं, तब भी बाबर रिजवान में से कोई एक टीम में बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़खर नहीं है इसलिए बाबर आजम को होना चाहिए, वो तो डिस्कशन चल रही है। माइक हैसन फाइनल डिसीजन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो होंगे बाबर आजम। बट ये लेके चलना कि वो नहीं है तो ये हो, वो शायद थोड़ा गलत होगा। दोनों में से एक प्लेयर तो बनता है पाकिस्तान टीम में। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।